इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जिसके कारण भारत में अंग्रेजों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था। आखिर क्या था ये इल्बर्ट बिल जिसके कारण अंग्रेजों ने विद्रोह किया था? साथ ही साथ इल्बर्ट बिल ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने में भी योगदान दिया। तो ये इल्बर्ट बिल क्या था, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, इल्बर्ट बिल, ये जो इल्बर्ट है ना, एक व्यक्ति का नाम था जो कि वायसराय की परिषद का सदस्य था। इल्बर्ट बिल, हिंदी में बिल को क्या बोला जाता है? विधेयक। तो इल्बर्ट विधेयक भी इसको बोला जा सकता है। तो अगर कहीं पर इल्बर्ट विधेयक लिखा हुआ मिले तो वो यही इल्बर्ट बिल होगा। ये जो इल्बर्ट बिल है भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था, वायसराय रिपन के द्वारा। तो वायसराय का नाम भी पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे, वायसराय रिपन के समय में इल्बर्ट बिल लाया गया था। तो देखिए क्या था कि 1861 में भारत में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया जाता है और इसके तहत न्यायिक क्षेत्र में काफी कुछ सुधार करने की कोशिश की जाती है, जिसके तहत 3 स्थानों में उच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है। एक तो कलकत्ता में कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास में मद्रास उच्च न्यायालय, बंबई में बंबई उच्च न्यायालय। इससे पहले तक भारत में केवल एक सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था कलकत्ता में, और उसके नीचे फिर बहुत सारे अलग अलग न्यायालय, अलग अलग दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। और 1861 के पहले सभी न्यायालयों में काफी भिन्नताएं भी देखने को मिलती थी। तो 1861 में ये तमाम जो भी अव्यवस्थाएं थी उसको दूर करने की कोशिश की गई और काफी सुधार लाया गया 1861 में। 1861 के बाद काफी सारे परिवर्तन हुए, जिसके अंतर्गत ये था कि भारतीय भी न्यायाधीश के पदों पर जा सकते हैं और अंग्रेज न्यायाधीशों के समान न्याय कर सकते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। देखो, 2 प्रकार का न्याय होता है, एक दीवानी में रुपया पैसा वाला मामला होता है, दूसरा होता है फौजदारी में लड़ाई झगड़ा, हत्या जैसे मामले जो है फौजदारी के अंतर्गत आता है। तो 1861 के बाद ये नियम बनाया गया कि जो भारतीय न्यायाधीश है वो भी भारतीयों के साथ साथ, मतलब भारतीयों के मुकदमे भी सुनेगा, वो यूरोपियों के मुकदमे भी सुनेगा। तो ये कानून बना दिया गया। लेकिन जो फौजदारी मामले हैं, जो दीवानी मामले हैं, इसमें ठीक था, इसमें सब कुछ ठीक ठाक था, इसमें कोई समस्या नहीं थी। समस्या कहां थी? फौजदारी मामले में। देखो, जो फौजदारी न्यायालय थे ना, फौजदारी संबंधी जो भी मुकदमे थे, तो जो नगर थे, जैसे कि मान लो कलकत्ता हो गया, नगर है ना कलकत्ता, मद्रास हो गया, बंबई हो गया, तो जो नगरीय न्यायालय होते थे, नगरों में जो प्रेसिडेंसी न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, किसी भी प्रकार का न्यायालय जो नगर में होता था, तो वहां पर क्या होता था, जो भारतीय न्यायाधीश है वो यूरोपीय न्यायाधीश के समान सभी के मुकदमों की सुनवाई कर सकता था। कहां पर? नगर का कोई भी न्यायालय हो जाए, वहां का जो न्यायाधीश है उसको तमाम तरह के अधिकार प्राप्त थे। जो न्यायाधीश है, चाहे वो भारतीय न्यायाधीश हो, चाहे वो अंग्रेज न्यायाधीश हो, यूरोपीय न्यायाधीश हो, वो सब एक बराबर होते थे। मतलब अगर मान लो कोई भारतीय न्यायाधीश है तो उसके पास किसी का भी मुकदमा आए, किसी का भी, मतलब चाहे वो यूरोपीय हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो अमेरिकन हो, किसी का भी, या फिर भारतीय, वो सबके मुकदमे सुन सकता था। कौन? नगर वाला न्यायाधीश है। लेकिन वहीं अगर वही न्यायाधीश सेम वही पोजीशन वाला अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का, देखो उस टाइम पे ना जो कलकत्ता है उसको छोड़ करके बाकी सारा क्षेत्र ग्रामीण के अंतर्गत आता था, ध्यान रखना। तो कलकत्ता के बाहर के जो क्षेत्र थे जो ग्रामीण के अंतर्गत आते थे, तो वहां पर थोड़ा सा मामला अलग था। कहीं पर कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, ध्यान रखना। कानून क्या था? ये कानून ये बोलता था कि भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। ये बोला गया 1861 के अधिनियम के तहत। 1861 में ही क्या क्या आया था? भारतीय परिषद अधिनियम आया था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में। तो उसके तहत ये वाला नियम बनाया गया कि भारतीय न्यायाधीश वो यूरोपीय हो, अमेरिकन हो, भारतीय हो या फिर अंग्रेज हो, कोई भी हो, उसके मुकदमे अगर भारतीय न्यायाधीश के पास जाएगा तो वो सुनवाई करने का अधिकार होगा, बिना किसी भेदभाव के वो सबका न्याय करेगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो न्यायालय थे, वहां पर जो न्यायाधीश पोस्टेड होते थे, मान लो वहां पर कोई भारतीय न्यायाधीश है ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन उस भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं होता था, ध्यान रखना। और ये नियम नहीं था, कानून नहीं था, ये एक प्रथा, एक परंपरा बना दी गई थी। क्यों? क्योंकि
जो ग्रामीण क्षेत्र के न्यायालय होते थे ना, जो ग्रामीण क्षेत्र होता था, कलकत्ता के बाहर का जो क्षेत्र होता था, कलकत्ता के बाहर का समस्त क्षेत्र वो ग्रामीण के अंतर्गत आता था। तो उस समय असम, जो भारत का पूर्वोत्तर भाग है ना, असम हो गया, बंगाल का पूर्वी भाग हो गया, तो उस तरफ बड़े बड़े बागान लगाए गए थे, चाय के बागान, अलग अलग चीजों के बागान। तो वहां के जो चाय बागान के जो मालिक थे वो सबके सब यूरोपीय थे। कोई अंग्रेज था, कोई फ्रांसीसी था, कोई जर्मन था, कोई और कहीं का था, कोई अमेरिका का। तो सब जो है यूरोपीय अमेरिकन थे, और वो लोग जो है अपने नौकरों के ऊपर काफी अत्याचार करते थे, उनको मारते पीटते थे, कई बार तो जिंदा मार भी देते थे। मतलब इतनी पिटाई करते थे कि उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो जब ऐसे मामले उस क्षेत्र के न्यायालय में जाते थे, और अगर वहां पर कोई भारतीय न्यायाधीश बैठा होता था, तो जाहिर सी बात है वो जो है कायदे से न्याय करेगा कि हत्या हुई है तो वो जो है दोषी को सजा दिलवा के ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो उस भारतीय न्यायाधीश के स्थान पर वहां कोई यूरोपीय न्यायाधीश हो, कोई अंग्रेज न्यायाधीश हो, अमेरिकन न्यायाधीश हो, तो वो जो है अपने मूल, क्योंकि वहां के जो बागान मालिक है वो सब यूरोपीय हैं, तो उनके प्रति वो सहानुभूति रखते हुए उसको अधिक दंड नहीं देगा, या फिर उसको क्या कहेंगे, अर्थदंड, पैसा वैसा जमा करने को बोलेगा कि इतना इतना जमानत राशि दो और छोड़ देगा। तो इस तरह से, तो इसीलिए जो बड़े बड़े बागानों के जो मालिक थे उनके दबावों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति ही नहीं होती थी। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था, ये प्रथा बना दी गई थी, परंपरा बना दी गई थी, जबकि कानून बोलता था कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के समान ही अधिकार प्राप्त करते हैं, ये बोला गया। तो ये चीज था। तो ये जो है बिल्कुल चुपके चुपके चल रहा था 1861 के बाद, बिल्कुल चल रहा था। नगरों में सब कुछ ठीक ठाक था, विशेष करके फौजदारी मामलों में है, ये दीवानी मामले में ठीक ठाक था, ये फौजदारी मामलों में, नगरों में सब ठीक ठाक था, ग्रामीण क्षेत्र में ही समस्या थी। तो ये जो मामला है कहां से खुलता है, मतलब कि इस तरह की प्रथा चल रही है, मालूम सबको होता है, लेकिन समस्या कहां आती है। तो देखिए, एक न्यायाधीश थे बिहारी लाल गुप्ता। बिहारी लाल गुप्ता ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी न्यायालय में पोस्टेड थे। बिहारी लाल गुप्ता, तो ये इनका हो जाता है प्रमोशन, इनका हो जाता है प्रमोशन। पहले ये कहां पर पोस्टेड थे, तो कलकत्ता नगर में। चूंकि ये कलकत्ता नगर में इनकी पोस्टिंग थी पहले, तो वहां पर ये भारतीयों के अलावा यूरोपियों के मामलों की भी सुनवाई करते थे बिहारी लाल गुप्ता। अब इनका प्रमोशन हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा पद मिलता है, सैलरी भी बढ़ती होगी, सुविधाएं भी बढ़ती होगी। प्रमोशन के साथ साथ इनको ट्रांसफर भी मिल जाता है, दूसरी जगह बदली होती है। इनकी जो नई पोस्टिंग है, नई नियुक्ति कलकत्ता के बाहर होती है, मान लो किसी ग्रामीण क्षेत्र में हुई। तो अब जो बिहारी लाल गुप्ता है वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में आ गए, ग्रामीण क्षेत्र के न्यायालय में। अब चूंकि नियुक्ति तो हो गई है भाई, रोका नहीं जा सकता, पहले तो किसी तरह से संभाल लिए थे, रोक लेते थे, लेकिन अब जो बिहारी लाल गुप्ता है वो ग्रामीण क्षेत्र में आ तो गए, नियुक्त तो हो गए। लेकिन यहां पर जब बिहारी लाल गुप्ता ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त होकर के आते हैं, तब उनके समक्ष एक समस्या उत्पन्न होती है। मतलब कि वो ये देखते हैं कि यहां पर जब वो नए जगह पर आए, प्रमोशन होकर के थोड़ा बड़ा पद उनको मिला और ग्रामीण क्षेत्र में उनकी नियुक्ति हुई, मतलब कलकत्ता के बाहर, यहां पर वो ये देखते हैं कि उनको यूरोपियों के मुकदमों की सुनवाई करने से रोका जा रहा है। मतलब उनके समक्ष जब भारतीयों के मामले आते हैं तो कोई समस्या नहीं है, भारतीयों के मामलों की सुनवाई करने को इनको दिया जाता है। लेकिन वहीं जब बात आती है यूरोपीय मामलों की सुनवाई का, तो इनके समक्ष वो केस नहीं लाया जाता है, रोका जाता है कि आप इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। तो इनको बड़ा अटपटा लगता है कि भाई मेरा प्रमोशन हुआ है कि डिमोशन हुआ है। तो बिहारी लाल गुप्ता क्या करते हैं, उस समय के बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एस्ले ईडन, कौन थे भाई, ये बंगाल के उप गवर्नर थे। ध्यान रखना, बंगाल के उप गवर्नर मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। मैंने बताया हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर के विषय में, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के लिए एक पृथक गवर्नर, जिसको उप गवर्नर अथवा लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम दिया गया था, तो वो नियुक्ति उस समय से हो रही थी। तो ये जो है एस्ले ईडन, सर एस्ले ईडन, सामने सर लगा दो, सर की उपाधि मिली थी बेचारे को, तो सर एस्ले ईडन
इसके पास संदेश भेजते हैं, पत्र लिखते हैं। मतलब जो बिहारी लाल गुप्ता हैं वो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एस्ले ईडन को पत्र लिखते हैं कि सर मेरा प्रमोशन हुआ, पहले मैं कलकत्ता में था तो वहां पर मैं भारतीय यूरोपीय सबके मामलों की सुनवाई करता था, लेकिन अब मेरा प्रमोशन हो गया, बड़ा पद मिला, लेकिन यहां पर मुझको यूरोपियों के मामलों की सुनवाई करने से रोका जा रहा है। क्या प्रमोशन का यह मतलब है कि मेरी शक्तियां, मेरे अधिकार कम किए गए हैं? ये लिखता है सर एस्ले ईडन को। तो यहां पर जो सर एस्ले ईडन है इनको मामला समझ में आता है, भाई ये तो ठीक बोल रहा है, इसको प्रमोशन मिला है तो इसकी शक्तियां तो जाहिर सी बात है बढ़ गई होगी, लेकिन यहां तो बोल रहा है बेचारा घट गया है। और इस जो एस्ले ईडन है इस बात की सूचना फिर रिपन को देते हैं। रिपन जो कि उस समय भारत के वायसराय थे, इनसे सलाह मशवरा करते हैं कि सर एक न्यायाधीश है, उन्होंने मेरे को चिट्ठी लिख के बताया है कि उनका प्रमोशन हुआ है, लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं पहले से थोड़ी सी कम कर दी गई है, तो ये क्या मामला है। तो फिर पूरा जांच पड़ताल करते हैं तो देखा जाता है, सही पाया जाता है कि जो बिहारी लाल गुप्ता जो पहले कलकत्ता में अंग्रेज न्यायाधीशों के समान सबका न्याय करते थे, चाहे भारतीय हो चाहे यूरोपीय, लेकिन यहां जब आ गए ग्रामीण क्षेत्र में तो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये चीज को देखते हैं और इस तरह का प्रथा चल रहा है, वो सारा कुछ को भी देखते हैं लॉर्ड रिपन। तो भाई ये तो बड़ा गलत चल रहा है। अब लॉर्ड रिपन क्या करते हैं, इनका जो परिषद था, वायसराय की जो परिषद थी उसमें विधि सदस्य भी होते थे। तो इनके परिषद के विधि सदस्य थे सर पीसी इल्बर्ट। सर पीसी इल्बर्ट ये इनके विधि सदस्य थे, इनके परिषद के। तो इनसे सलाह मशवरा करते हैं। अब चूंकि ये विधि सदस्य थे, कानून के ज्ञाता थे, तो ये फिर ना एक नया नियम बनाते हैं कि सर हमको जो है ऐसा ऐसा करना चाहिए। ठीक है भी, करते हैं और फिर कानून बनाया जाता है, फिर उस कानून को पारित किया जाता है। तो नाम याद रखना है, रिपन ये वायसराय थे, सर एस्ले ईडन बंगाल के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सर पीसी इल्बर्ट ये वायसराय के परिषद के विधि सदस्य थे। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। तो अब सारा मामला जो है वायसराय और उनके जो विधि सदस्य है पीसी इल्बर्ट, इनके समक्ष आ जाता है। तो पीसी इल्बर्ट जो है एक विधेयक बनाते हैं जिसको कि उन्हीं के नाम पर इल्बर्ट बिल कहा गया। ये जो लिखा है ना इल्बर्ट बिल, ये पीसी इल्बर्ट ने बनाया था, इसी कारण इस बिल को इल्बर्ट बिल कहा गया। तो ये जो बिल है इल्बर्ट बिल, इसको जो है 2 फरवरी, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, इसको जो है 2 फरवरी 1883 को पारित किया जाता है। कब? 2 फरवरी 1883 को पारित कर दिया जाता है। अब इस विधेयक का पारित होना था और उधर अंग्रेजों का बौखलाना था। क्यों बौखलाए भाई अंग्रेज? क्योंकि इस विधेयक में, इस इल्बर्ट बिल में ये कानून बनाया गया था, ये नियम बनाया गया था कि अब जो है भारतीय न्यायाधीश, चाहे उनकी पोस्टिंग कहीं भी हो, चाहे नगर में उनकी पोस्टिंग हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग हो, वो भारतीयों के साथ साथ यूरोपियों, अमेरिकनों के मामलों की भी सुनवाई कर सकते, ये चीज बोला गया। अच्छा, जो पहले इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आया था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया था, उसमें ऐसा कोई चीज स्पष्ट नहीं बोला गया था कि जो भारतीय हैं वो सबकी सुनवाई कर सकेंगे, सबके मुकदमे सुन सकेंगे, ऐसा नहीं बोला गया था। बस ये बोला गया था कि भाई सबको समान अधिकार होगा, ये बोला गया था। तो अब जो है इल्बर्ट बिल में ये साफ साफ बोल दिया जाता है कि अब जो है भारतीय न्यायाधीश, वो चाहे नगर में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, किसी भी स्तर के न्यायालय में हो, वो भारतीयों के अलावा अंग्रेज, यूरोपीय, अमेरिकन, किसी के भी मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं, उनको दंडित कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, जो भी हो वो कर सकते हैं। तो ये चीज बोला जाता है। पारित कब हुआ था? 2 फरवरी 1883 को। इसके पारित होने के साथ ही साथ जो अंग्रेज है ना, जो भारत में रहते थे, बौखला जाते हैं कि भाई ये क्या है, क्या मामला क्या है, मतलब अब ये काले लोग हमारे ऊपर हुक्म चलाएंगे, हमारे मुकदमों की सुनवाई करेंगे, हमको सजा देंगे, हमको दंड देंगे, हमको जेल भेजेंगे, ये बोलना शुरू कर देते हैं। ये चीज बोलते हैं वो लोग, ध्यान रखना, जो ये काले लोग हमारा मुकदमा करेंगे, ये काले कुत्ते हमारे ऊपर हुक्म चलाएंगे, हमारे ऊपर मतलब रौब झाड़ेंगे, ये चीज वो लोग बोलना शुरू कर देते। काफी कुछ, यहां तक कि उस समय ना जो भारत में जो अंग्रेज रह रहे थे, वो क्या करते हैं, जो रिपन, उस समय जो वायसराय था लॉर्ड रिपन, इसको किडनैप करने तक का प्लान बनाते हैं कि भाई इसका हम लोग किडनैप करते हैं रिपन को, और उसको किसी स्टीमर में बैठा करके उसको इंग्लैंड भेज देते हैं। ना रहेगा रिपन, ना रहेगा
जाएगा उसका बिल, इस तरह का उनका रहता होगा रवैया। तो रिपन को अपहरण, किडनैप करने तक का प्लान बनाया गया था। अब जो है काफी बवाल खड़ा हो जाता है और इसी को ना श्वेत विद्रोह कहा गया है। क्योंकि यह अंग्रेजों, गोरे लोगों के द्वारा किया गया था यह विद्रोह, तो इसको श्वेत विद्रोह कहा गया है। और ये जो विद्रोह है कई स्थानों पर सांप्रदायिक रूप भी ले रहा था कि भैया तू काला है, मतलब जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों को बोले होंगे कि भैया तुम काले हो और तुम काले लोग जो है गुलामी करने के लिए हो, न कि शासन करने के लिए, तुम हमारे ऊपर हुक्म चलाओगे, इस टाइप से काफी कुछ बोलने लगे। यहां तक कि उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी ना विक्टोरिया, उन्होंने भी लॉर्ड रिपन के इस जो बिल को, इस कार्य की एक तरह से बोला था कि भाई ये रिपन का जो काम है ये समझ से परे है, एक तरह से आलोचना व्यक्त किया था, या फिर बोले अपनी जो है ना अपना जो समर्थन क्या कहेंगे उसको, एक तरह से मतलब जो महारानी विक्टोरिया है उसको भी रिपन का ये काम पसंद नहीं आया था। तो अब जो है इस विरोध को देखते हुए काफी विवाद खड़ा हुआ था, इसी को बोला जाता है इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद। तो काफी विवाद खड़ा हो गया, तो अंततः लॉर्ड रिपन को ना इसको वापस लेना पड़ा, ये जो नियम इन्होंने लाया था इसको वापस लेना पड़ा। और 26 जनवरी 1884 को एक नया विधेयक पारित किया गया। 26 जनवरी 1884 को एक नया विधेयक पारित किया गया। इसके तहत अब क्या किया गया कि जो पहले वाली जो व्यवस्था थी कि जो भारतीय न्यायाधीश है वो सबका न्याय करेंगे, ये चीज को रहने दिया गया, उसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई। ये किया गया कि मान लो कोई भी भारतीय न्यायाधीश है, चाहे वो नगर में पोस्टिंग हो या फिर कहीं भी उसकी पोस्टिंग हो, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी, अगर उसके समक्ष किन्हीं यूरोपियों का, चाहे वो अंग्रेज हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, यूरोपीय बस होना है या फिर अमेरिकन हो, तो इनके मुकदमे किसी भी भारतीय न्यायाधीश के समक्ष अगर आता है तो वो उनके मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकारी होगा। लेकिन अगर उन यूरोपियों या फिर अमेरिकनों के द्वारा यह मांग किया जाता है कि भाई हमको आपसे न्याय नहीं करवाना है, आपसे काम नहीं करवाना है, हम लोग जो है ज्यूरी के द्वारा अपना न्याय करवाएंगे, ये मांग कर सकते हैं, ये बोला जाता है। मतलब जो भारतीय न्यायाधीश है उसको अधिकार दिया गया कि आप जो है सबका न्याय कर सकते हो, लेकिन उसमें यह जोड़ दिया गया कि जो यूरोपीय लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, वो न्यायाधीश से ज्यूरी के द्वारा न्याय करवाने की मांग कर सकते हैं, ये बोला गया। और भाई सब अमेरिकन, सब यूरोपीय यही मांग करेंगे, जाहिर सी बात है, कौन भारतीय से न्याय करवाएगा काले आदमी से, क्योंकि उनके मन में ये भरा था ना कि ये काला आदमी है, ये जो है निम्न स्तर का होता है, ये उनके दिमाग में भरा हुआ था। तो ये चीज बोला जाता है। और जो ज्यूरी की बात कही गई ना, ज्यूरी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शपथ जन, शपथ जन ज्यूरी को। तो ज्यूरी जो है, बोला गया कि इस तरह के ज्यूरी की अगर मांग की जाती है यूरोपियों द्वारा, अमेरिकनों द्वारा, तो न्यायाधीश, जो भारतीय न्यायाधीश है, वो 12 सदस्यों का ज्यूरी गठित करवाएगा, 12 सदस्यों वाले ज्यूरी गठित करेगा। इसमें से 7 सदस्य यूरोपीय अथवा अमेरिकन होंगे, 7 सदस्य यूरोपीय अथवा अमेरिकन होंगे, बाकी के 5 सदस्य वो भारतीय होंगे, ये बोला गया। तो यहां पर भारतीयों को सम्मिलित तो किया गया, लेकिन उनकी जो संख्या है उसको कम रखा गया। बाकी जो 7 सदस्य हैं वो यूरोपीय या अमेरिकन होंगे, और इस ज्यूरी के माध्यम से यूरोपीय अंग्रेजों की मामलों की सुनवाई होगी, ये चीज था। इसके बाद अगर मान लो कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी न्यायाधीश के समक्ष इस तरह का कोई मामला आता है और यूरोपीय लोग बोलते हैं कि भाई हमारे लिए ज्यूरी की व्यवस्था की जाए, लेकिन उस क्षेत्र में ज्यूरी की व्यवस्था नहीं हो पाती, ये जो 12 सदस्य हैं ये लोग नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय की आज्ञा पर उस न्यायाधीश को मतलब कि अगर कहीं पर ये जो ज्यूरी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो इसकी सूचना भारतीय न्यायाधीश को उच्च न्यायालय को देनी पड़ेगी कि भाई अपने को जो है ज्यूरी नहीं मिल रहा है। तो फिर उच्च न्यायालय जो है उस भारतीय न्यायाधीश को आज्ञा देगा कि तुम जो है उसको कहीं दूसरे जगह स्थानांतरित कर दो। तो उच्च न्यायालय की आज्ञा पर भारतीय न्यायाधीश जो है ऐसे मामले को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर देगा, क्योंकि उसके न्यायालय में ज्यूरी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो ये चीज बोला गया। तो ये व्यवस्था की गई बाद में इल्बर्ट बिल विवाद को देखते हुए। अच्छा, जो रिपन थे ना, इल्बर्ट बिल विवाद के चलते ही इन्होंने समय से पहले त्याग पत्र दे दिया था, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये था इल्बर्ट बिल, जिसके कारण भारत में काफी विवाद हुआ था।
अच्छा, इसके बारे में और क्या बताना रह गया, लगभग सारा कुछ हो गया। अच्छा, इस इल्बर्ट बिल के कारण ना, चूंकि जो अंग्रेजों का जो रूप है वो भारतीयों के समक्ष आ गया। इससे पहले तक जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग थे, कहीं ना कहीं वो लोग अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन वह सहानुभूति भी अंग्रेजों ने इस इल्बर्ट बिल के कारण खो दिया, क्योंकि अब जो है अंग्रेजों का असली रूप सामने आ गया कि ये जो है, चाहे गरीब भारतीय हो या फिर पढ़ा लिखा भारतीय हो, सबको एक नजर से देखते हैं। देखो, जो न्यायाधीश है बहुत बड़ा पोस्ट होता है, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, उसको भी इस तरह की चीजें सहनी पड़ती थी उस जमाने में। तो अब जो है पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें भी खुलने लगती है। नहीं तो पहले क्या होता था, जो किसान है, दस्तकार है, उसी के ऊपर शोषण होता था, मार पिटाई होती थी, उनके साथ अत्याचार होता था। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, भाई उनके साथ आप मार पिटाई नहीं कर सकते। उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, तो इस तरह का व्यवहार किया जाता था। जो पढ़े लिखे जो लोग थे ना, जो बड़े बड़े पदों तक पहुंच चुके थे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता था। अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से उनके अधिकारों का हनन भी किया जाता था। तो ये जो इल्बर्ट बिल विवाद था, ये कहीं ना कहीं भारतीयों के मन मस्तिष्क को खोलने का काम किया, और इसके बाद फिर भारतीय जो है एक बड़े संगठन, मतलब राष्ट्रीय स्तर के संगठन की आवश्यकता को अनुभव करने लगते हैं, और कुछ ही समय के बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो ये था इल्बर्ट बिल और उससे संबंधित विवाद। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।